हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है थ्योरी ऑफ सप्लाई। और थ्योरी ऑफ सप्लाई में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। बिसाइड्स हमने डिस्कशन किया था अबाउट द सप्लाई शेड्यूल एज वेल एज व्हाट सप्लाई कर्व्स। इस लेक्चर में अब हम बात करेंगे डिफरेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, या हम बोल सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, या बोला जा सकता है सप्लाई फंक्शन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और उसके बाद अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट जरूर करें। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की। हमारा टॉपिक की हेडिंग है डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटरमिनेंट्स का मीनिंग होता है फैक्टर विच डिटरमाइंस एनी स्पेसिफिक फेनोमेना। कोई ऐसे फैक्टर्स जो किसी स्पेसिफिक फेनोमेना को डिटरमाइन करते हैं। और यहां हमारे इस हेडिंग के अंदर ये किसके डिटरमिनेंट्स है? सप्लाई के डिटरमिनेंट्स है। इसका मीनिंग ये होगा वो फैक्टर्स जो किसी भी स्पेसिफिक कमोडिटी की सप्लाई के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। वो या तो सप्लाई को बढ़ा देंगे, इंपैक्ट डालने का मीनिंग क्या होगा, या तो वो सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे या सप्लाई को डिक्रीज कर देंगे। उसके चेंज होने से, कोई भी ऐसा फैक्टर के उस स्पेसिफिक फैक्टर के चेंज होने से, अप एंड डाउन से आपकी सप्लाई क्या होगी? अप एंड डाउन हो सकती है। या तो फैक्टर बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, फैक्टर कम होगा सप्लाई भी कम होगी, या फैक्टर बढ़ेगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, फैक्टर कम होगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी। या तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी या फिर अल्टीमेटली इनवर्स रिलेशनशिप होगी। मींस ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी स्पेसिफिक कमोडिटी की सप्लाई के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, उसको चेंज करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। इसीलिए इसका सेकंड हेडिंग होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। वो सारे फैक्टर्स जो आपकी सप्लाई के ऊपर अफेक्ट डालते हैं। तो हेडिंग या तो डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई हो या फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई हो, या इसका एक और हेडिंग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सप्लाई फंक्शन। ठीक है, अगर आपको याद हो ये फंक्शन वर्ड इससे पहले भी इकोनॉमिक्स में बहुत बार आया। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो मैंने आपको बार बार एम्फेसाइज किया कि इस फंक्शन का मीनिंग होता है रिलेशनशिप। इट शोज द रिलेशनशिप। ठीक है, और कहां कहां पर इससे पहले यूज हुआ है? इससे पहले हमने पढ़ा है डिमांड फंक्शन, उसके अलावा हमने पढ़ा एक पूरा चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या था? डिमांड फंक्शन ये था कि बहुत सारे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके चेंज होने से आपकी डिमांड चेंज होती है। डिमांड की किन फैक्टर्स के साथ में रिलेशनशिप है? बस यहां पर भी सप्लाई में किन फैक्टर्स के साथ में रिलेशनशिप है, वो क्या कहलाएगा? आपका सप्लाई फंक्शन। तो अब हम वो पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपकी स्पेसिफिक कमोडिटी की सप्लाई के ऊपर इंपैक्ट अल्टीमेटली डालते हैं। हमारा जो सबसे फर्स्ट फैक्टर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, या मैं कहूं प्राइस ऑफ द ओन गुड। ठीक है, ओन गुड का मीनिंग होता है जिस भी कमोडिटी की आप बात कर रहे हैं उसी स्पेसिफिक कमोडिटी की प्राइस। और देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। ये तो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के अंदर भी डिस्कस किया। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले बता दूं ताकि आपको आगे कोई कंफ्यूजन इसके अंदर ना हो कि जब भी कभी हम इकोनॉमिक्स में कोई फेनोमेना पढ़ते हैं तो जिस फेनोमेना को पढ़ रहे हैं उसके अलावा बिसाइड्स उस फेनोमेना के सारी फेनोमेना को हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, जिसको हम सेटेरिस्ट वेरिएबल्स बोलते हैं। और क्यों कांस्टेंट अज्यूम करते हैं? क्योंकि अगर हमने उसको कांस्टेंट अज्यूम नहीं किया तो उस कंडीशन में जिस फेनोमेना की स्टडी हम कर रहे हैं उसके चेंज होने का इंपैक्ट दूसरी फेनोमेना के ऊपर हम मालूम नहीं कर पाएंगे। सारे फेनोमेना को एक साथ चेंज कर देंगे तो समझ में क्या आएगा कि इसके ऊपर किस फेनोमेना का इंपैक्ट एक्चुअली पड़ा है। तो यहां पर सप्लाई के अंदर एक्चुअली मैं ज्यादा डिस्क्लेमर अच्छे से देता हूं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज होने लगता है कि भाई इसके चेंज होने से दूसरे इंपैक्ट, दूसरे फेनोमेना के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो याद रखें, अगर मैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी की बात कर रहा हूं तो सिर्फ प्राइस के चेंज होने के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, कोई दूसरा फैक्टर चेंज करने के बारे में सोचना भी नहीं है। तो देखिए, प्राइस ऑफ द ओन गुड्स मतलब जिस गुड्स की आप बात कर रहे हैं, जैसे अगर मैं ये मार्कर सेल करता हूं तो मैं इस मार्कर की प्राइस की बात करूंगा, और मैं प्राइस बोल रहा हूं तो प्राइस जो हम कस्टमर की पॉकेट से निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, कोई दूसरी चीज नहीं। ठीक है, जैसे आप समझिए इसके अंदर देखिए कोई भी प्रोड्यूसर रैशनल होता है। अच्छा, मैं बता दूं आपको कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अंदर और सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई के बीच में कौन सी रिलेशनशिप होती है? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू। और डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या बताती है? प्राइस इंक्रीज तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज याद रखिएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई सप्लाई पढ़ते हुए हम अपने रोल क्या माने? हमेशा प्रोड्यूसर का। और प्रोड्यूसर का मोटिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है।
ठीक है, हम हमारे प्रॉफिट को किसी भी तरह से मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा प्राइस बढ़ा करके। देखिए इसके अंदर क्या होता है, लेट्स सपोज कि कमोडिटी है जिसकी सेलिंग प्राइस बाय चांस 100 रुपीज है और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कितना है 80 रुपीज है, तो इस पर प्रॉफिट कितना मिल रहा है 20 का प्रॉफिट मिल रहा है। और इसकी क्वांटिटी सप्लाइड, अभी वो कितनी यूनिट बेचने में इंटरेस्टेड है 1000 यूनिट सेल करने में इंटरेस्टेड है। फाइन, मैं फैक्टर क्या ले रहा हूं सेलिंग प्राइस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मैं सिर्फ इसको चेंज करूंगा और इसको नहीं। हाँ, अब मान लें कि मेरी प्राइस बढ़कर इंक्रीज हो गई, कॉस्ट मेरी 80 रुपीज ही है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 40 रुपीज का। तो नेचुरली पहले जब मैं 20 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहा था तो उस टाइम 1000 यूनिट बेचने के लिए विलिंग था। अब मैं 40 रुपए 40 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं तो नेचुरली मैं ज्यादा यूनिट बेचने में विलिंग होगा। तो मैं कहूंगा कि मैं इतने पर आराम से 2500 यूनिट सेल कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट इसका ज्यादा मिल रहा है। और अगर सेलिंग प्राइस बढ़ गई विद सेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो फिर प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा और प्रोड्यूसर और ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करने में विलिंग होगा। इसका मीनिंग ये होगा कि जो स्पेसिफिक कमोडिटी है उसकी खुद की प्राइस का सप्लाई से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो अल्टीमेटली सप्लाई भी डिक्रीज। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी। चलें, ये हो गया। अब उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट होता है दैट इज व्हाट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, यही सेम टू सेम कंसेप्ट आपने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में भी पढ़ा था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। लेकिन वहां पर रिलेटेड गुड्स के अंदर दो रिलेटेड गुड्स पड़ी थी, एक थी सप्लीमेंट्री गुड्स और एक थी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, और सप्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं, विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो दोनों एक साथ को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, एक साथ में जाए, जैसे पेट्रोल और कार। और सप्लीमेंट्री में टी एंड कॉफी। बट प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप एक गुड के प्रोड्यूसर है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बेचना आपके हाथ में नहीं है। फाइन, वो कोई दूसरा प्रोड्यूसर अल्टीमेटली बेचेगा। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स में आएगा आपका कौन सा गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइसेस के इंक्रीज होने से आपकी स्पेसिफिक कमोडिटी की सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आप एक प्रोड्यूसर हैं, आप एक सप्लायर हैं, प्रोड्यूसर हैं जो दो चीजें बेचते हैं, टी एंड कॉफी। ठीक है, अब ये टी एंड कॉफी दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, याद रखिएगा। हाँ, मान लीजिए कि इसकी सेलिंग प्राइस भी 100 है और इसकी सेलिंग प्राइस भी 100 है, इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी 80 और इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी 80, मींस इस पर भी 20 रुपीस का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इस पर भी 20 रुपीस का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। और अप्रोक्सीमेटली आप 100 किलोग्राम टी का बेच देते हैं और अप्रोक्सीमेटली 100 किलोग्राम आप कॉफी का एक दिन में मार्केट में सेल कर देते हैं। लो जी, ये चल रहा है। बाय चांस मान ले कॉफी की प्राइसेस इंक्रीज हो गई और कॉफी की प्राइस इंक्रीज होकर कितनी हो गई 120, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 80, प्रॉफिट कितना हो गया 40। अब बीइंग अ रैशनल प्रोड्यूसर आपको दिख रहा है कि टी बेचूंगा तो पर किलोग्राम 20 रुपीस का प्रॉफिट है, कॉफी बेचूंगा तो पर किलोग्राम 40 रुपीस का प्रॉफिट है। तो बीइंग अ रैशनल प्रोड्यूसर अब आपकी विलिंगनेस किसको ज्यादा बेचने में होगी, कॉफी को ज्यादा बेचने में होगी। और कॉफी की सप्लाई बढ़ी, मान लो इसकी 130 हो गई, तो नेचुरली टी की सप्लाई तो कम होगी ना। अब आप कम इंटरेस्टेड है। अब वो लोग जो टी खरीदने आए आप उनको किसी भी तरह से कन्विंस करते हैं कि आप कॉफी ले लें, तो इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 70, 60, 80 व्हाटएवर, लेकिन ये अल्टीमेटली कम हो जाएगी। तो इसका मीनिंग ये होगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में और हमारी सप्लाई में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। देखिए ये इंक्रीज हुआ तो सप्लाई हमारी डाउन हो गई, तो कौन सी रिलेशनशिप मिलेगी हमें, यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप इसमें मिलेगी। इसका मीनिंग क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस इंक्रीज तो हमारी कमोडिटी की सप्लाई डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये हमारा इसका मैकेनिज्म है। आई होप ये आपको क्लियर है। चले जी, इसके बाद कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या मैं कहूं कॉस्ट ऑफ इनपुट्स। इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ इनपुट्स मतलब हमारी जेब से क्या लग रहा है। भाई हम प्रोड्यूसर है तो नेचुरली हमको, अगर हम प्रोड्यूसर है तो हमें रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करना पड़ेगी और उसके बाद एक्सपेंस करने के बाद प्रोडक्ट सेल होगा। अगर मैं ट्रेडर हूं तो मुझे भी तो इंटरमीडिएट गुड्स के फॉर्म में कुछ मार्केट से परचेस करना पड़ेगा, तो जो मेरी जेब से लग रहा है दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर मैं प्रोड्यूसर हूं और अगर मैं ट्रेडर हूं तो इनपुट कॉस्ट, वो इनपुट कॉस्ट कहलाएगी। फाइन, ठीक है, प्राइस ऑफ द इनपुट्स। अब बाय चांस मान लें कि लेट्स सपोज, एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, कि एक कमोडिटी है जिसकी सेलिंग प्राइस है 100 रुपया और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही थी 80 रुपीस।
तो उस पर प्रॉफिट कितना हो रहा था, 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, और आप दिन में 1000 किलोग्राम या जो भी आप उस प्रोडक्ट को बेच रहे थे, ठीक फाइन। अब बाय चांस इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। अच्छा, अब मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं तो सेलिंग प्राइस को कांस्टेंट रखूंगा, ओके। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ करके लेट सपोज 90 रुपीज हो गई और ये 100 ही रही सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट 10 हो गया। प्रॉफिट 10 हो गया तो नेचुरली अब आप क्या होगा, कम प्रॉफिट पर कम बेचने में विलिंग होंगे। तो मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज विद सेम सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट विल डिक्रीज। और प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो बंदे की विलिंगनेस कम हो जाएगी, और इसका वाइस वर्सा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दे, सेलिंग प्राइस को कांस्टेंट रख दे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने में इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का और सप्लाई के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, सप्लाई विल डिक्रीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज, सप्लाई विल इंक्रीज। ये हमारा मैकेनिज्म इसका अल्टीमेटली था, ठीक है। चले अब आए हम फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट है हमारा इसमें, दैट इज व्हाट, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। आप याद रखें, जितनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आप अपने गुड्स के प्रोडक्शन में लगाएंगे उतनी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी, ठीक है। देखिए इसका जो रिलेशनशिप है वो कैसे बनती है। आपने क्या किया, टेक्नोलॉजी को एडवांस कर दिया, मींस एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी। इससे किसके ऊपर इंपैक्ट पड़ा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई आपकी, कम हो गई, रिड्यूस हो गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जब आपने मैच किया सेम सेलिंग प्राइस के साथ, सेलिंग प्राइस चेंज नहीं करनी है जब मैं एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, और प्रॉफिट इंक्रीज हो गया तो उसके रिजल्ट में मेरी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मीनिंग ये होगा कि टेक्नोलॉजी और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी। टेक्नोलॉजी डाउनग्रेड यूजुअली होती नहीं है प्रैक्टिकली, बट अभी इन केस अगर टेक्नोलॉजी डाउन हो गई या आप पुरानी टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, सेलिंग प्राइस सेम रहेगी तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा और आपकी सप्लाई भी अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर कौन सी रिलेशनशिप है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू। टेक्नोलॉजी अगर एडवांस हो गई तो सप्लाई भी इंक्रीज, टेक्नोलॉजी डिग्रेड होगी तो सप्लाई भी अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगी। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा, ठीक फाइन। चले जी, ये हो गया। इसके बाद हमारा जो फिफ्थ पॉइंट होता है ये होता है गवर्नमेंट पॉलिसी, या कुछ बुक्स में आपको इसको टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसीज लिखी हुई मिलेगी। एक्चुअली क्या होता है, ये टैक्सेशन हम बात कर रहे हैं अबाउट द इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मीनिंग होता है वो टैक्सेस जो प्रोड्यूसर कस्टमर की पॉकेट से निकालता है। तब आप, अच्छा जब मैं टैक्सेशन की बात कर रहा हूं तो बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वेदर इट इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और द सेलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आप बोलेंगे सर तो क्या फर्क पड़ना है, आपको पैसा तो कहां से निकालना है, अल्टीमेटली कस्टमर की पॉकेट से ही निकालना है। जो जीएसटी का इंपैक्ट आ रहा है, जीएसटी का अल्टीमेट बर्डन किस पर आता है, कस्टमर के ऊपर। तो आपको एज अ प्रोड्यूसर को तो फर्क पड़ नहीं रहा। देखिए जैसे मैं आपको कहूं कि एक प्रोडक्ट था जिसकी हम ये कहें कि उसकी सेलिंग प्राइस 100 रुपया थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 80 रुपीज थी और प्रॉफिट कितना था, 20 रुपीज था। अब बाय चांस मान ली और उसके ऊपर जीएसटी था 5%, तो ये बिकता कितने में था, 105 रुपए में प्रोडक्ट बिकता था, ठीक। अब होगा क्या, बाय चांस इसके ऊपर जीएसटी बढ़ाकर 12% कर दिया तो भी 112 में बिकेगा। अब आप देखें सेलिंग प्राइस बढ़ रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस इंक्रीज्ड सेलिंग प्राइस का कोई डायरेक्ट बेनिफिट प्रोड्यूसर को नहीं मिल रहा, ठीक है। बल्कि उसके ऊपर एक सर पर टेंशन आ गई कि यार अब मुझे बढ़ा करके टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट। इस बढ़ी हुई प्राइस का कोई डायरेक्ट बेनिफिट मुझे एज अ प्रोड्यूसर कोई रिसीव नहीं हो रहा, तो जब उसको कोई बेनिफिट रिसीव नहीं होगा तो वो लीस्ट इंटरेस्ट होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूं, देखिए जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था हमारे यहाँ पर 1 जुलाई 2017 के बाद से, तो क्लॉथ गारमेंट्स के ऊपर 5% जीएसटी लगा दिया गया, ठीक है। और जीएसटी गारमेंट पे लगाया गया और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स मींस आपको किससे लेना, कस्टमर को। तो सूरत के बहुत सारे जो मिल ओनर्स थे, जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने एक लंबी चौड़ी स्ट्राइक कर दी और स्ट्राइक नियर अबाउट एक आध मंथ चली, ठीक। तो आप बोल सकते थे कि यार प्रोड्यूसर तुम्हें क्या करना, तुम तो कपड़ा बनाओ बेचो, भाई पहले भी प्रॉफिट इतना ही था 20 का, अब भी 20 का। आपको तो ये जीएसटी किससे निकालना है, कस्टमर की पॉकेट से निकालना है, आपके ऊपर तो कोई इंपैक्ट पड़ नहीं रहा। लेकिन फिर भी विलिंगनेस खत्म हो जाती है, इंसान की साइकोलॉजी बोलती है कि अब इस प्रोडक्ट में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं।
ऑन द अदर हैंड अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे देगी तो सब्सिडाइज्ड गुड्स क्या होते हैं, अल्टीमेटली हमको सस्ते पड़ते हैं, और जब सस्ते पड़ते हैं तो हमारा प्रॉफिट उसके अंदर कहीं ना कहीं दूसरी जगह से बनता है, तो फिर हम उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो यहां पर टैक्सेशन पॉलिसी के केस में कौन सा रिलेशनशिप होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा। क्या, अगर टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो सप्लाई कम, टैक्सेस कम तो सप्लाई ज्यादा। बट ऑन द अदर हैंड सब्सिडीज के केस में रिलेशनशिप कौन सी हो जाएगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगी। और ये डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या होगा कि अगर सब्सिडी इंक्रीज तो सेलिंग, सप्लाई इंक्रीज, सब्सिडी डिक्रीज तो सप्लाई भी अल्टीमेटली डिक्रीज। तो ये हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी या टैक्सेशन पॉलिसी अल्टीमेटली एक पॉइंट हमारा हो गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर यहां पर जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा इसके अंदर गोल ऑब्लिक मोटिव ऑफ द फर्म। ठीक है, ये फर्म का मोटिव या गोल 6 पॉइंट है। अब देखिए मोटिव या गोल को मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो देखिए हर फर्म के कुछ मोटिव्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं। कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जो मार्केट में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड होती हैं, अच्छा खासा उनके पास मार्केट शेयर होता है। कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जिनका अभी मार्केट शेयर डिटरमाइंड नहीं है, कम है। तो जिन फर्म्स का मार्केट शेयर नहीं है तो उन फर्म्स को पहले मार्केट को कैप्चर करना है, और मार्केट को कैप्चर करने के लिए वो कम सेलिंग प्राइस पर भी ज्यादा सप्लाई करें। क्यों कम सेलिंग, भाई नेचुरली अगर आप किसी मार्केट में नए प्रोड्यूसर जाते हो तो आपके कंपटीशन में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं और वो प्रोड्यूसर्स भी गुड्स को बेच रहे हैं। अब आप उनसे कॉम्पीट कैसे कर सकते हो, क्वालिटी अच्छी बनाओ और सेलिंग प्राइस को कम करो। सेलिंग प्राइस कम रखेंगे तो कम सेलिंग प्राइस पर कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और स्लोली स्लोली आप क्या करेंगे, मार्केट को कैप्चर करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपके दो गोल इसके अंदर हो सकते हैं। फर्स्ट गोल होता है इसमें सेल्स मैक्सिमाइजेशन का और सेकंड गोल होता है इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। ठीक है, तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन में प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में कौन सी रिलेशनशिप होगी, इनवर्स रिलेशनशिप, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी जो हमने यहां पर पढ़ा है। ठीक है, सेम टू सेम केस। यहां पर प्राइसेस कम रखकर हम क्या करेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ाएंगे। ठीक है, बस। और इधर क्या होगा, प्राइसेस ज्यादा होंगी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, प्राइसेस कम होंगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी अल्टीमेटली कम हो जाएगी। तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन या जिसको हम रिस्क मैक्सिमाइजेशन भी अल्टीमेटली बोल सकते हैं। ठीक है, चले, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। Now come to the seventh point. Seventh point होता है नंबर ऑफ फर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ फर्म्स मींस, अब ये देखिए नंबर ऑफ फर्म्स और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप क्यों बोल रहा हूं मैं इसमें, वो इसलिए बोला जा रहा है कि अगर बाय चांस हम ये मान लें कि नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाती हैं तो प्रोडक्ट की सप्लाई भी कम हो जाएगी, नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाएंगी तो प्रोडक्ट की सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो कौन सी रिलेशनशिप होगी, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी। अब देखिए, और यहाँ पर मैं और कोई पॉइंट देख लो कभी, इनकेस गोल ऑफ प्रोडक्शन हो गया, टैक्सेशन पॉलिसी, हाँ एक पॉइंट इसके अंदर रहता है जो मैं भूल गया, 8th पॉइंट, दैट इज व्हाट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का मीनिंग होता है कि एज अ प्रोड्यूसर कल क्या होने वाला है, आप प्राइसेस को लेकर किस तरह का सेंटीमेंट लेकर चलते हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर आपने देखा होगा शेयर मार्केट के अंदर अक्सर ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का फंडा चलता है। आपने एक शेयर खरीद रखा, आपको लग रहा है कल इसकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी, तो आज आप उसकी सप्लाई क्या कर देंगे, कम कर देंगे, बोले तो नहीं बेचना, कल बढ़ी हुई प्राइस पर बेचूंगा। या जैसे अगर मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूं तो इस केस के अंदर क्या होता है, बाय चांस एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग प्राइस 100 है और आपने उसको कितने में बाय किया, 80 रुपीज में, 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और आपने 80 रुपीज में 1000 यूनिट आपने परचेस कर ली क्योंकि उसकी अच्छी खासी डिमांड चल रही है। अब लोगों को लग रहा है और मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो ये बोल रहा है कि इसकी प्राइसेस इन फ्यूचर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो आपने जब बढ़ने के चांसेस है तो आपने बोला कि इसकी प्राइसेस बढ़ जाएगी, तो आज कॉस्ट पर मैंने खरीद तो लिया 80 रुपीज में, मैं आज की कम यूनिट ही सेल करूंगा, 100 यूनिट, और इसकी डिमांड मार्केट से इतनी आ रही है कि मैं एक दिन में चाहूं तो 1000 यूनिट सेल कर सकता हूं। लेकिन कल अगर मैं प्रोडक्ट परचेस करने जाऊंगा तो कॉस्ट भी बढ़ी हुई मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी रेट के गुड्स को रोक के रखता हूं और कल को कॉस्ट बढ़ी और सेलिंग प्राइस भी बढ़ी तो मेरी तो सिर्फ सेलिंग प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 80 में खरीद चुका हूं। कल इसकी प्राइसेस बढ़कर या कुछ दिन बाद इसकी प्राइसेस बढ़कर बाई चांस मान ले हम 120 रुपीज हो जाती है और हमने खरीदा कितने में था, 80 में ही। अब प्रॉफिट कितना होगा, 400। आपने बोला कि आज मैं इसकी 500 यूनिट बेच दूंगा, आपने 500 यूनिट का टारगेट बनाया इसके अंदर। किसी ने कहा कि पूरी मत बेच देना, अभी इसके अंदर प्राइसेस और बढ़ने वाली है, 150 हो जाएगी प्राइस। अब 150 प्राइस हो गई तो अब 70 रुपए का प्रॉफिट आप लेकर के चल रहा है। ठीक है, तो अब आप और ज्यादा बिलिंग होंगे इसको बेचने के लिए।
फिर आपको मार्केट के पंडितों से मालूम पड़ा कि आगे प्राइसेस बढ़ने की बजाय अब इसकी प्राइस कम होगी, तो प्राइस कम होगी तो ऑलरेडी आप तो अच्छा कमा रहे हैं 8 रुपया, तो आप क्या करेंगे, इसको फौरन बेच देंगे। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर प्राइस बढ़ने की है तो आज आप सप्लाई क्या करेंगे, कम कर देंगे, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर प्राइस डिक्रीज होने की है तो आज आप सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे। ठीक, फाइन। तो ये हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई है, या फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई है। देखिए इनके सबके एब्रेविएशंस होते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटीज रिप्रेजेंटेड बाय पी ऑफ एक्स, रिलेटेड गुड्स पी ऑफ आर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सी से रिप्रेजेंट करते हैं, टेक्नोलॉजी टी से रिप्रेजेंट होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी या टैक्सेशन पॉलिसी को जी से, या जो भी आपका एब्रेविएशन डालना उसमें डाल सकते हैं, मोटिव ऑफ द फर्म एम से, नंबर ऑफ फर्म्स एन से, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एफ से। तो ये हमारे सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स सप्लाई थे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एक कंसेप्ट होता है सप्लाई फंक्शन का, तो सप्लाई फंक्शन कैसे लिखेंगे, सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है, सप्लाई ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ, किस किस का फंक्शन है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और क्या है, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, नंबर ऑफ फर्म्स, मोटिव ऑफ द फर्म एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ये होता है हमारा सप्लाई फंक्शन, और सप्लाई फंक्शन को इस तरह से हम अल्टीमेटली रिप्रेजेंट करते हैं। तो साहब ये थे हमारे डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। आई होप आपको ये क्लियर होंगे। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे मुझसे अपना डाउट या क्वेरी पूछ सकते हैं। और एक बार फिर से अपील है कि अगर वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो इसे शेयर करें, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी सेकेंडरी। थैंक यू।